नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे 2 अक्टूबर से कांग्रेस पार्टी भारत छोड़ो आंदोलन के तर्ज पर भारत जोड़ो आंदोलन चालू करने वाली है। दोस्तों, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया गांधी ने किया है बड़ा ऐलान। साथ साथ आपको बताएंगे उदयपुर के अंदर जनता से कनेक्शन टूटा, बात मानते हुए राहुल गांधी ने कई सारे रिफॉर्म सुझाए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, इसके अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर सपा के सांसद एसटी हसन ने बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, बताएंगे आपको ओवैसी से बिल्कुल अपोजिट बयान दिया गया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी में असमंजस की स्थिति के कारण मुस्लिम छोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी का साथ। कांग्रेस पार्टी के उदयपुर चिंतन शिविर के दौरान दोस्तों ये बातें सामने आई है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 29 मई को कुरुक्षेत्र के हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी शंखनाद करने वाली है। इसी के साथ में दक्षिण भारत के अंदर पांव पसारने का सपना देख रही भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के राजनीति में मुस्लिम आरक्षण को लेकर सामने आ रही है। दोस्तों, बताएंगे आपको किस तरीके से गृह मंत्री आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं और इस मामले को लेकर पूरी तरीके से सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। कि करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी है कि कांग्रेस पार्टी को अपने पास्ट से सब कुछ सीखना चाहिए और जिस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन सक्सेसफुल हुआ, तरीके के बड़े आंदोलन छेड़ने की जरूरत है। अगर आप भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा देश जोड़ो आंदोलन का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा। दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चिंतन शिविर के दौरान बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने कहा कि हम 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी के जन्मदिन से एक बड़ी यात्रा शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, उन्होंने अपडेट देते हुए कहा है कि भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। जिस तरीके से देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल खराब होता जा रहा है, उन सभी माहौल को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा और आपसी भाईचारे को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कई सारे और भी कदम उठाए जाएंगे। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के नेता एक बार फिर से गांव का रुख करने वाले हैं, यानी बड़े बड़े नेता गांव की तरफ रुख करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, संवाद करेंगे और छोटी छोटी सभाओं से जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के दौर में कांग्रेस पार्टी ने किया था, जगह जगह जाकर गली गली में नुक्कड़ सभाएं की थी, उसी तरीके की कुछ प्लानिंग दिखाई दे रही है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने उदयपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर में बड़ा बयान देते हुए कहा कि जनता से हमारा कनेक्शन टूट चुका है, इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि हमने सभी लोगों को अधिकार दिए, लेकिन हमारे खिलाफ इस तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि हमारी पार्टी को कमजोर किया गया और जनता से हमारा कनेक्शन भी टूट गया। राजस्थान के अंदर राहुल गांधी ने भाषण देते हुए कई सारी बातों को क्लियर किया है दोस्तों, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह माना है कि कांग्रेस पार्टी का जनता से कनेक्शन कट गया है। यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी जनता के मन में एक बार फिर से उनके भलाई को लेकर कुछ काम कांग्रेस पार्टी करेगी, इस तरीके की उम्मीद नहीं जगा पा रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सलाह देते हुए कहा है कि हमें फिर से कनेक्शन जोड़ने की जरूरत है। 2 अक्टूबर से गांधी जयंती के बाद राष्ट्रीय कन्याकुमारी टू कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। सभी लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को मिलजुल कर साथ में रहना है और एक तरीके के इस अभियान को सपोर्ट करना है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता ने आगे कहा कि सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया है। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। आने वाले समय में मुद्रा स्फीति और ज्यादा बढ़ने वाली है, देश की स्थिति और ज्यादा भयंकर होने वाली है। दोस्तों, इससे पहले एक और अपडेट आई थी कि फॉरेक्स रिजर्व भी देश का कम हो गया है। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति पर भारत सरकार जनता का ध्यान भटकाने की जरूर कोशिश कर रही है, लेकिन अभी देश की स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार का फॉरेक्स रिजर्व गिर चुका है दोस्तों, यानी जो विदेशी मुद्रा है जो भारत के पास इकट्ठा रहती है वो भी कम हो चुका है। देश के अंदर ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, यानी व्यापारिक घाटा देश का बढ़ता जा रहा है और इसी बीच डॉलर और रुपये के मुकाबले डॉलर काफी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। हमारा रुपया कमजोर होता जा रहा है दोस्तों, जिसको लेकर प्रधानमंत्री बड़े बड़े भाषण दिया करते थे और यहाँ तक कि कहते हुए बोल जाते थे कि ये रुपया कोई छोटा मोटा, कोई एक सिक्का या कोई एक नोट नहीं है, कोई एक करंट पेपर करेंसी या फिर कोई कॉइन नहीं है, बल्कि देश की प्रतिष्ठा होती है। अगर ये गिर रहा है तो उसका सीधा मतलब है कि देश की प्रतिष्ठा गिर रही है। इस तरीके से भाजपाई बड़े बड़े भाषण क्या करते थे दोस्तों, लेकिन आज रुपया अब तक के सबसे ज्यादा निचले स्तर पर है। तो क्या देश की प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा गिर चुकी है? ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री की बातों को दोहराया जा सकता है और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री ने एक बार और भाषण देते हुए कह दिया था कि ये रुपया डॉलर ऐसे नहीं गिरता, मैं सरकार में हूँ, मुझे पता है कि कैसे काम होता है। यानी एक तरीके से दोस्तों बड़े बड़े बयान, बड़े बड़े लक्ष्यदार भाषण प्रधानमंत्री ने दिए और 2013 के बाद सरकार बनाने के बाद ये स्थिति देश के अंदर आ चुकी है कि आज आर्थिक स्थिति सबसे खराब दौर से गुजर रही है दोस्तों। यहाँ तक कि चाइना जैसी कंट्री का जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में नहीं गया, जबकि भारत का जीडीपी नेगेटिव में चला गया, यानी डिप्रेशन का शिकार भारत हो गया और एक तरीके से इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और देश की जीडीपी घट रही है। स्लो डाउन पहले से ही है, लेकिन बुरी स्थिति दिखाई देती है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और ऐसे में श्रीलंका से जो हमें एक मैसेज मिला है, एक उदाहरण मिला है, उससे सबक सीखने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले को लेकर ये बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन का एक बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया है कि इस देश के अंदर ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो देश की स्थिति, देश के माहौल को खराब करना चाहती है। वो हिंदू मुसलमान करना चाहती है, वो चाहे सियासत हो या फिर कोई
कोई और फैक्टर। सांसद ने आगे कहा कि मेरा तो सभी अधिकारी और प्रशासन से यही कहना है कि इनकी जड़ में जाए, पता लगाए कि आखिर ये शक्तियां कहां से कमांड कर रही हैं जो देश को कमजोर करना चाहती है। ज्ञान भावी मस्जिद प्रकरण के मामले को लेकर उन्होंने बोलते हुए कहा कि सभी मामले कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसी को सब लोग मानेंगे। वहीं पर ज्ञान वापी मस्जिद में चल रहे सर्वे पर पूछे गए सवाल पर सपा के सांसद ने खुद को अलग करते हुए कहा कि इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। वहीं पर ताजमहल पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने एक बयान पर जवाब देते हुए बोला कि वो ऐसे विवाद में पड़ना ही नहीं चाहते हैं। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी का असमंजस देख मुस्लिम छोड़ रहे हैं पार्टी। उदयपुर चिंतन शिविर के दौरान दोस्तों ये बातें सामने आई है। कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के चिंतन शिविर के दौरान ये बड़ी अपडेट है, जहां पर पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात पर जोर दिया है कि पार्टी को हिंदू त्योहारों को मनाने से शर्माना नहीं चाहिए, जैसा कि वह अपने राज्यों में कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने अधिक वैचारिक स्पष्टता के लिए दबाव डाला है। उन्होंने कहा कि पार्टी को अपनी विचारधारा को स्पष्ट करना चाहिए, न कि बीजेपी के काउंटर करने के लिए हिंदुत्व के रास्ते पर निकलना चाहिए। एक तरीके से दोस्तों अच्छी बात कही है पृथ्वीराज चौहान ने। आप इनमें से किसकी बात से समर्थन करते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हिमाचल प्रदेश में पहले से ही बीजेपी को टेंशन देने वाली आम आदमी पार्टी अब हरियाणा का रुख कर रही है। 29 मई को कुरुक्षेत्र में होने जा रही है आम आदमी पार्टी की रैली। दोस्तों 17 मई को पानीपत जिले के गोहाना के मध्य जोन हरियाणा के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी रैली को सफल बनाने के लिए सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे रही है। कार्यकर्ता सम्मेलन में संयोजक और आम आदमी पार्टी के नेता देवेंद्र सैनी ने कहा है कि 29 मई को कुरुक्षेत्र के अंदर अब बदलेगा हरियाणा रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान भी पहुंचने वाले हैं। कुरुक्षेत्र की धरती से हरियाणा बदलने की नींव रखी जाएगी और परिवारवाद और विरासत की राजनीति को खत्म करने का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पर है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्म और जाति की राजनीति में लगे पड़े हैं, जिसके कारण काफी ज्यादा नुकसान हरियाणा को हो रहा है। बिजली पानी जैसे अहम मुद्दों पर कोई बयान सामने नहीं आते। बीजेपी नेताओं का कोई सवाल विपक्ष खड़ा नहीं करता, जो कांग्रेस पार्टी अमूमन मानी जाती है। और ऐसे में दोनों की सांठगांठ बताकर आम आदमी पार्टी ने राज्य के अंदर परिवर्तन की हुंकार भी भरी है। वहीं आपको बता दें कि तेलंगाना के अंदर अगले साल होने वाले हैं चुनाव और कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि चुनाव एक साल पहले यानी अभी भी कराया जा सकता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव इससे पहले भी ऐसा कर चुके हैं। दोस्तों चंद्रशेखर राव ने 2019 के चुनाव को एक साल पहले 2018 में ही करा दिया था, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि राज्य के अंदर एक साल फिर से पहले चुनाव कराया जा सकता है। दोस्तों हालांकि इसको लेकर चर्चाएं अभी से तेज है, जिसको लेकर भाजपाइयों की नींद भी उड़ी हुई है। दोस्तों बीजेपी के नेता अभी से पदयात्रा निकाल रहे हैं और यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां भी कराई जा रही है। आपको बताते चले कि एक रैली के दौरान अमित शाह तेलंगाना में ये बोलते दिखाई दिए कि जो मुस्लिम आरक्षण दिया जा रहा है उसको हम खत्म करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि शाह ने सत्तारूढ़ टीआरएस पार्टी को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 12% बढ़ाने का प्रस्ताव का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने 2014 के चुनाव में वादा किया था कि अप्रैल 2017 में तेलंगाना विधानसभा ने मुसलमानों के लिए 4% से लेकर 12% और अनुसूचित जनजाति के लिए 6% से 10% तक के आरक्षण बढ़ाने को लेकर एक विधेयक पारित किया था। अब इसे केंद्र सरकार के पास भेजा गया है मंजूरी के लिए। तो केंद्र ने धर्म के आधार पर आरक्षण पर आपत्ति जताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। आपको बताते चले कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर भाजपा के नेता इसे काफी ज्यादा तूल दे रहे हैं। दोस्तों कारण आप लोग जानते हैं कि बीजेपी के पास केंद्र सरकार में क्या कुछ काम किया है, इसके बताने का कोई उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, जिसके कारण दोस्तों एक बार फिर से धार्मिक मुद्दों को तेलंगाना जैसे राज्य के अंदर सुलगाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी को ये मोटिवेशन की तेलंगाना के अंदर उनकी सरकार बन सकती है इस बात से मिलता है कि 2019 के चुनाव के दौरान 4 सीटों पर बीजेपी जीत गई थी और जिसके बाद दोस्तों तेलंगाना में अपना विस्तार करने के लिए भाजपा के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि केसीआर की लोकप्रियता को लेकर किसी के मन में कोई संदेह नहीं है। एक बात तय है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से बंगाल में पॉपुलर है, उससे ज्यादा ही कहा जा सकता है कि केसीआर की पॉपुलैरिटी तेलंगाना में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कितना डेंट पहुंचाएगी ये भी एक बड़ा सवाल है। दोस्तों इस पर आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अचानक से अन्ना हजारे भी जागे। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने लोकायुक्त कानून को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। अन्ना हजारे ने कहा कि जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी तो उन्होंने कानून बनाने का वादा किया था। हालांकि फडणवीस सरकार के जाने के बाद ठाकरे सरकार ने भी लोकायुक्त कानून बनाने का केवल वादा किया है। आपको बता दें कि इससे पहले लोकायुक्त बनाने की जो बातें बीजेपी सरकार यानी फडणवीस सरकार ने की थी, तो उसे लागू कराने के लिए अन्ना हजारे कभी भी इस तरीके की आंदोलन करने की बातें नहीं कर रहे थे। लेकिन अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन है और उसको गिराने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उनमें से एक भी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि अन्ना हजारे को आगे किया जाए, ताकि अन्ना हजारे के चेहरे के नाम पर बड़ा आंदोलन करने के साथ ही राज्य के अंदर सरकार गिराने के तमाम प्रयास और भी पैरेलल में किए जाए, चाहे ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल या फिर दोस्तों हनुमान चालीसा जैसे जबरदस्ती विवाद खड़ा करने के मुद्दों को तूल देना हो। यानी एक तरीके से चौतरफा अटैक हो
हो रहा है महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार पर। तो इस पर आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी, लिखकर जरूर बताइएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले को लेकर ये बड़ी अपडेट है। देश का माहौल खराब करके हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है कई शक्तियां। सपा के नेता के इस बयान के बाद ओवैसी की पार्टी के लोगों ने भी उनके बयान का समर्थन किया है। वहीं पर एक और बड़ी अपडेट है, जहां पर उदयपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी के शिविर के बाद अब भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद के अंदर चिंतन शिविर करने वाली है। यानी गुजरात चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के नेताओं ने ये बड़ा फैसला लिया है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर केंद्रीय मंत्री के द्वारा तारकिशोर प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बयान के बाद अब बिहार की सियासत में फिर से सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। दोस्तों, कोइलवर पुल उद्घाटन से पहले ही बिहार के सियासत को और ज्यादा तूल मिल गया है। इसकी वजह थी पोस्टर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर और नाम दोनों का नदारत रहना। वहीं पर पुल के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। इसके बाद माहौल और ज्यादा गर्मा गया। कांग्रेस पार्टी ने तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री की जुबान नहीं फिसली है, उन्होंने अपराध किया है, संविधान का गला घोटा है, जनता इसे भूलेगी नहीं और राज्य गैर भाजपा सरकार सही चलने वाला है। इस तरीके से बयान दिया गया। वहीं पर आरजेडी के प्रवक्ता ने भी मामले में चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पत्ता साफ है। जिस तरीके से पुल का उद्घाटन बिना मुख्यमंत्री को बताए उनको दरकिनार करके किया जा रहा है, इससे भाजपा की मंशा स्पष्ट हो गई है। बीजेपी बिहार के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को कभी नहीं मानेगी और नहीं मानती है। अब अंतिम फैसला नीतीश कुमार को करना है कि इसी तरीके से अपमान बार बार सहना है या फिर कुछ नया फैसला लेना है। दोस्तों, वहीं पर महेंद्र सिंह टिकैत के पुण्य तिथि पर भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ देखने को मिला है। टिकैत से अलग होकर कुछ नेताओं ने भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक बनाई है। इन लोगों का कहना है कि यह निर्णय किसान आंदोलन में आए भटकाव के चलते लिया गया है। किसान नेताओं ने टिकैत भाइयों पर राजनीति करने और राजनीतिक दलों के हित में काम करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि महेंद्र टिकैत की पुण्यतिथि पर यूपी की राजधानी लखनऊ के अंदर किसान नेताओं का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दोस्तों, जहां पर विवाद हो गया और बीकेयू दो धड़े में बट गई। राकेश टिकैत ने कहा था कि उन्होंने कभी भी सपा रालोद गठबंधन का समर्थन नहीं किया, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि उन्होंने बीजेपी का पुरजोर विरोध किया था। लेकिन अगर इसे सपा और रालोद का समर्थन समझकर ये लोग निकल रहे हैं तो ये उनकी मर्जी है। इसी बीच आपको बता दें कि महेंद्र सिंह टिकैत के परिवार के इतर किसान संगठन का कोई भी बड़ा रोल नहीं हो सकता दोस्तों, और इसके पीछे एक लीगेसी होती है जिसे जनता मानती है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय रहेगी, लिखकर जरूर बताएगा। एक और अपडेट की माने तो हिंदुत्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में दिखाई दे रही नवनीत राणा का बयान आया। उन्होंने कहा कि शिवसेना अब हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं रही है, बल्कि 10 जनपद के इशारे पर यानी सोनिया गांधी के इशारे पर काम करने वाली पार्टी बनकर रह गई है। उद्धव ठाकरे पर फिर से निशाना साधते हुए नवनीत राणा ने ये बातें कही है और आजकल गोदी मीडिया के अंदर उनका खासकर इंटरव्यू लिया जा रहा है दोस्तों, और एक तरीके से पॉपुलर करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का दूसरा दिन हिंदू पक्ष का दावा, सर्वे में जो मिला वो हमारे पक्ष में है, जबकि मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेकर कोर्ट में जवाब देने वाला है। एक और अपडेट की माने तो गुजरात फतेह करने के लिए बीजेपी 2 दिनों का चिंतन शिविर करने वाली है, तो जिसमें अमित शाह के भी शामिल होने को लेकर ये बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं आपको बताते चले कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर सपा के सांसद एसटी हसन के बयान को बीजेपी के नेता ठीक बयान बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अदालत के फैसले का सम्मान सबको करना चाहिए। हालांकि बीजेपी नेताओं को ये सीख उस वक्त याद नहीं आती जब सबरीमाला मामले को लेकर कोर्ट के फैसले को लागू कराना सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन गृह मंत्री बेतुकी बयानबाजी कर रहे थे, आदेश पर ही सवाल खड़े कर रहे थे। और एक और अपडेट की माने तो विधायक और ब्लॉक समिति के अध्यक्ष की हत्या की साजिश रचने के मामले को लेकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के अंदर निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के विधायक विपुल दुबे और ब्लॉक समिति के अध्यक्ष मनोज मिश्रा की हत्या की साजिश रची गई थी, जिसके आरोप में आगरा जेल में बंद पूर्व विधायक विजय मिश्रा, उनकी पूर्व एमएलसी पत्नी, भतीजा और बेटी सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ जिले के गोपीगंज थाना में रविवार को मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 2 सुपारी किलर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने रविवार को बताया कि शनिवार को एक वीडियो सामने आया जिसमें ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे की हत्या करके यहां पर उपचुनाव कराने की बातें कही गई। इस मामले को लेकर 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं पर राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी अपडेट है, जहां पर तमिलनाडु के अंदर डीएमके ने 2 सीटों पर तय किए हैं नाम, 1 सीट पर सहयोगी कांग्रेस पार्टी को भी मौका दिया है। वहीं दोस्तों, सरकारी बैंकों का धोखाधड़ी में फंसी रकम 51% से घटकर 40% के करीब आ गई है। ये अच्छी खबर है। हालांकि मध्य प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता के सवाल पर यह जवाब सामने आया है। वहीं पर कांग्रेस कार्य समिति ने एक व्यक्ति एक पद की नीति को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी समिति के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लीगल गारंटी के रूप में देने पर भी मोहर लगा दी गई है। जिला स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूत कर देने के लिए सीडब्ल्यूसी ने 9 अगस्त को सभी जिलों के अंदर 75 किलोमीटर की पदयात्रा आयोजित करने का फैसला लिया है। वहीं पर एक और अपडेट की माने तो माणिक साह ने त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है। चुनाव से केवल 8 महीने पहले उन्होंने ये शपथ लिया है दोस्तों, यानी एक बड़ी समस्या उनके सामने है। पार्टी और सरकार दोनों को साथ
में लेकर चलना है, कई सारे रूठे हुए लोगों को मनाना भी है और फिर से चुनाव जीतने की तैयारी करनी है। जबकि लेफ्ट पार्टी का काफी दबदबा है त्रिपुरा के अंदर, जो तकरीबन 28 सालों से लगातार शासन करती आई त्रिपुरा में, जिसके बाद बीजेपी को 2018 में जीत तो मिल गई है, लेकिन लेफ्ट पार्टी का कैडर और लेफ्ट पार्टी के नेता आज भी इतने मजबूत स्थिति में है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा संकट लेफ्ट को ही चुनौती देना है। और एक और अपडेट की माने तो यूनिवर्सिटी में भीड़ के हमले के बाद पूर्व छात्र बोले, कहा दक्षिण पंथी लोगों के दबाव के सामने झुक गया प्रशासन। 5 मई को बड़ोदरा के अंदर महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय में परीक्षा के दौरान एक दक्षिण पंथी भीड़ ने परिसर के अंदर घुसकर छात्रों और स्टाफ कर्मचारियों पर हमला किया। यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों ने इस पर तत्काल कार्रवाई करने के साथ ही मामले की स्वतंत्र निकाय से जांच कराने की मांग की है। बड़ोदरा के महाराज सयाजी राव विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित कला संकाय के पूर्व छात्रों ने कुलपति को पत्र लिखकर 5 मई को परिसर के अंदर छात्रों और शिक्षकों पर हमला करने वाली भीड़ के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने छात्र निकाय, फैकल्टी और पूर्व छात्रों के निर्वाचित प्रतिनिधियों वाले एक स्वतंत्र निकाय द्वारा मामले की जांच कराने की मांग की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 5 मई के हमले के बाद विश्वविद्यालय ने मामले की जांच के लिए 9 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन किया है। भीड़ का नेतृत्व कथित तौर पर स्थानीय भाजपा के नेता और आरएसएस के छात्र संगठन के पूर्व सदस्य हसमुख वाघेला ने किया है। दोस्तों, उन्होंने एक हिंदू जागरण मंच का नेता भी इसमें शामिल है। इस तरीके की अपडेट आ रही है। वहीं आपको बताते चले कि दबिश के दौरान सिद्धार्थनगर पुलिस पर गोली लगने और महिला की मौत के मामले को लेकर ये आरोप लगाए गए हैं। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के सदर थाना क्षेत्र के अंदर एक गांव में पुलिस की दबिश के दौरान एक महिला की कथित तौर पर गोली लगने से मौत हो गई। मृत महिला के परिजनों ने सदर थाना पुलिस और एसओजी की टीम उनके घर पहुंची और टॉर्च जलाकर गहरी नींद में सो रहे अब्दुल रहमान को उठाया व उनके साथ लेकर चले गए, जिसके बाद दोस्तों इसका विरोध भी किया गया। बेटे को भी साथ ले जाने की वजह पूछने पर परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस कर्मियों ने गोली मारने की धमकी देने लगे। जब रोशनी ने अपने बेटे को छुड़ाने की कोशिश की तो उन्होंने उस पर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस टीम अब्दुल को लेकर चली गई। एक तरीके से दोस्तों ये खुले तौर पर गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी, लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि देश के अंदर कानून को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन अलग ही तरीके के कानून लागू किए जा रहे हैं और एक तरीके से दोस्तों टारगेट भी किया जा रहा है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी, अपनी राय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, एक और अपडेट की माने तो शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल बीजेपी के नेता हैं, उनके घर पर, उनके ऑफिस पर पुलिस ने छापेमारी की है। राज्यपाल ने इस मामले को लेकर मुख्य सचिव को सवाल पूछा है, रिपोर्ट तलब किया है और जानना चाहा है कि आखिर ये छापेमारी की गई है। दोस्तों, एक तरीके से गवर्नर के पद का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर किया जा रहा है माना जा सकता है, क्योंकि अगर बीजेपी मानती है कि पुलिस का इस्तेमाल राजनीति के तहत ममता बनर्जी कर रही है, तो ये बात भी तय है कि गवर्नर को अचानक से इस मामले पर रिपोर्ट लेने की ऐसी क्या तलब मची है। इसके पीछे केवल एक कारण है कि शायद गवर्नर को उनको भी राजनीति करनी है इनडायरेक्ट तरीके से, और कहीं ना कहीं दोस्तों गवर्नर के पद को लेकर और इस तरीके के बार बार रिपोर्ट मंगवाने को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े होते रहते हैं, क्योंकि गवर्नर अमूमन इसी मामले पर रिपोर्ट तलब करते हैं जहां पर भाजपा का इंटरेस्ट छुपा रहता है। आप लोग की इस पर क्या कुछ राय रहेगी, लिखकर बताइएगा। वहीं पर दोस्तों पाकिस्तान के अंदर 2 सिखों की हत्या के मामले को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं पर कई सारे संगठन और पार्टी के नेताओं की तरफ से भी इस मामले पर सवाल खड़े किए गए हैं और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हिंसा के मामले को लेकर ये बातें कही गई है। पाकिस्तान के पेशावर के अंदर सिख समुदाय से आने वाले 2 लोगों की हत्या कर दी गई। दोनों मसाले की दुकान चलाते थे और इस तरीके की ये बड़ी अपडेट है। वहीं आपको बता दें कि चिंतन शिविर के दौरान कांग्रेस पार्टी के अंदर गहलोत और पायलट के खेमों के अंदर कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। इससे पहले राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी के दोनों नेताओं के कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी शक्तियां दिखाई थी दोस्तों, और अभी अपडेट आ रही है जहां पर शक्ति दिखाते दिखाते आखिरकार फिर से दोनों के बीच मामला बिगड़ता नजर आया और बैठक के दौरान एक तरीके से आपस में मनमुटाव देखने को मिला दोस्तों। वहीं पर एक और बड़ी अपडेट ये है कि आम आदमी पार्टी केरल के अंदर गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। 20-20 पार्टी के साथ मिलकर केरल का चुनाव लड़ेगी क्या आम आदमी पार्टी, इसको लेकर ये बड़ी खबर है, जहां पर दोस्तों पीपल वेलफेयर अलायंस का नाम दिया गया है, जिसके बैनर तले ये पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, गठबंधन के तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर एक फैसला आया है जहां पर राकेश टिकैत को लेकर उनके संगठन ने बयान देते हुए कहा कि हम 26 जनवरी को नहीं डरे, 27 और 28 जनवरी को गाजीपुर मोर्चे पर नहीं डरे। वो सत्ता से हमें डराने का तमाम प्रयास कर चुके, लेकिन हमारी पार्टी या संगठन तोड़कर वो हमको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनको कोशिश करती रहनी चाहिए, क्योंकि हम झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में दोस्तों अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे द्वारा हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।